नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 पर लगातार बातचीत चल रहे हैं। कल 5 अक्टूबर को राज्य में मतदान होने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चुनावी माहौल में हर पार्टी अपनी रणनीतियों को उजागर कर रही है, चाहे वह वादे हों, प्रचारित योजनाएं हों या फिर व्यक्तिगत संपर्क। आज हम जानेंगे कि कौन से मुख्य मापदंड हैं जिनका इस्तेमाल पार्टियां वोटरों को आकर्षित करने के लिए कर रही है और इस समय का राजनीतिक माहौल क्या है। क्या ये चुनावी वादे केवल जनता को लुभाने के लिए होते हैं या वास्तव में ही इनका पालन किया जाता है। इसी पूरे मुद्दे पर, पूरे माहौल को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण जी, जो हरियाणा से हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आज का मेरा जो पहला सवाल वो यही है कि जो अशोक तंवर है, बीजेपी से पलटी मार गए हैं कांग्रेस में, उसका क्या असर कांग्रेस को मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है कांग्रेस को, इसके बारे में आज पूर्ण तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए रोमा जी, पहले ही अशोक तंवर कांग्रेस में थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और उस समय ये होता था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के विचार कतई नहीं मिलते थे। एक बार तो नौबत यहाँ तक आई थी कि दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में अशोक तंवर के साथ बताया जाता है कि जो हुड्डा समर्थक है उन्होंने मारपीट तक कर दी। उसके बाद ये मनमुटाव जारी रहा और जैसा कि पिछले 10 सालों से हम लगातार देखते हैं कि कांग्रेस में जो एक सिर फुटोल की स्थिति अक्सर बनी रहती है, गुटबाजी बनी रहती है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कल जो राहुल गांधी ने हम कहें कि लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया है, वो वाली बात कांग्रेस के लिए साबित हो गई है। क्योंकि अशोक तंवर एक कदावर दलित चेहरा है हरियाणा में, बड़े दलित नेता हैं और उनके नाम पर ही जो है भारतीय जनता पार्टी जो दलित वोटों को अपने फेवर में मानकर चल रही थी। लेकिन एन चुनाव वोटिंग से एक दिन पहले, मैं कहूंगा कि एन एक दिन पहले जो राहुल गांधी ने एक करामात करके दिखाई है कि दोबारा से अशोक तंवर कांग्रेस में आ गए हैं, तो उसका काफी नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे काफी फायदे में नजर आएगी। हालांकि प्रचार का उन्हें समय नहीं मिला, लेकिन जिस तरह के वो नेता हैं उस तरह से उनका नाम ही शायद काफी है कि उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं अच्छा खासा फायदा मिलता दिखाई देगा। सर, कितने परसेंट वोट कन्वर्ट हो सकते हैं? वैसे तो कांग्रेस एक तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, ये आप और हम भी जानते हैं। अब कितने परसेंट वोटों का घाटा मिलेगा बीजेपी को तंवर जी के? बिल्कुल, बीजेपी को अभी जब हम लगातार जब प्रचार चल रहा था, हम इस बात पर निगाह रखे हुए थे। और देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो एक सट्टा बाजार के रिजल्ट आते हैं उनको हर व्यक्ति तवज्जो देता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो और चाहे हम मीडिया वाले हों, वो भी उसको अक्सर देखते हैं कि क्या रिजल्ट उनके आ रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार सट्टा बाजार भी कांग्रेस को ऊपर बताता चला आ रहा था और बीजेपी को काफी नीचे बता रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया प्रचार का जो अंतिम 4 दिन थे, उसमें बीजेपी एकदम से अपना ग्राफ उठाती चली गई। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रैलियां की हरियाणा में, अमित शाह ने यहाँ पर रैली की, नितिन गडकरी यहाँ पर आए, योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर रैली हुई। तो भाजपा ने अपनी पूरी ताकत जो है हरियाणा के प्रचार में झोंक दी थी। क्योंकि भाजपा किसी भी तरह से जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको खत्म करना चाहती थी। और यहाँ पर रोमा जी एक आपको मैं बात बता दूं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा को लेके कम थी, मनोहर लाल खट्टर को लेके ज्यादा थी। क्योंकि जो 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में सत्ता चलाई है, उसको लेके काफी खासे नाराज थे लोग। चाहे उसमें किसान वर्ग ले लीजिए आप, चाहे कमेरे वर्ग ले लीजिए, चाहे आपके सरकारी कर्मचारी ले लीजिए। तो काफी नाराजगी जो है खट्टर की पॉलिसीज को लेकर हरियाणा में थी। और यही एक कारण है कि भाजपा ने चुनाव से सही 6 महीने पहले एक बड़ा ओबीसी चेहरा जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नायब सैनी की बात मैं कर रहा हूँ। नायब सिंह सैनी के आने के बाद भाजपा ये मानकर चल रही थी कि जो ओबीसी वोट है, क्योंकि एक अच्छा खासा 50% से ज्यादा ओबीसी वोट का शेयर हरियाणा में मैं कहूंगा है, ओबीसी और दलित वोट को मिला के, तो उस वोट को भाजपा जो है अपने पक्ष में करने के लिए सभी तरह के काम करने पर उतारू थी। जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से भाजपा एकदम से ग्राउंड में एक्टिव होती नजर आई थी कि 5 सीटें वो हार गए थे, तो उस कमी को विधानसभा में पूरी करना चाहते थे। यहाँ पर आप एक बात शायद आपने भी देखी होगी कि जो 42 विधानसभा थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उसमें कांग्रेस ऊपर रही थी भाजपा से।
तो उसको लेकर कांग्रेस में जहाँ जोश था कि हमें पब्लिक पसंद कर रही है, और वहीं भाजपा में एक चिंता की लकीर थी कि हम कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, तो नायब सिंह सैनी को लेके आए। लेकिन 6 महीने पहले नायब सिंह सैनी को लाना कारगर साबित होता नहीं नजर आया भाजपा के लिए, और भाजपा जो है लगातार पिछड़ती चली गई। और उसके बाद जब अशोक तंवर ने अचानक से पलटा मारा है, तो वो एक भाजपा के लिए बड़ा डेंट है, जिसकी पूर्ति करने का अब समय भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि कल सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी, और कल 7 बजे के बाद जनता जो है प्रत्याशियों का भाग्य डब्बे में बंद कर देगी, और वो फिर 8 तारीख को ही खुलेगा। लेकिन हाँ, भाजपा में चिंता जरूर है। और अब ये जो एक कत्ल की कयामत की रात कहते हैं, जो इलेक्शन से एक दिन पहले की रात होती है, अब उस कयामत की रात में कितना भाजपा उस डेंट को कंट्रोल कर पाएगी, ये रोमा जी देखने वाली बात। सर, कल शाम 5 बजे के बाद तो चुनाव प्रचार बंद हो गया। जनता ने माइंड सेट कर लिया किसको क्या वोट देना है। पहले क्या होता था सर, आप भी जानते हैं कि बहुत चीजें दी जाती थी, लेकिन वो साइलेंट मोड पर रहती थी। लेकिन अब वो चीजें छुपी नहीं है, बहुत चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि ये चीज दी जा रही है, ये चीज ली जा रही है, बहुत अच्छी खासी मतलब चीजें दी जा रही हैं इस समय जनता को। तो क्या ये चीजें लेने के बाद जो जनता का माइंड होता है वो चेंज होता है, या वो मतलब सोच के बैठी कि हमने इसको वोट देना है, या फिर कहते हैं कि लालच भी बहुत गंदी चीज होती है। तो काफी अच्छी चीजें वो इस समय डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो उसका असर देखने को मिलेगा जनता पे। बहुत उसका बेसिक कोई असर नहीं रोमा जी, मैं नहीं मानता कि उसका कोई असर जनता के ऊपर होता है, क्योंकि जनता अपना मन बनाकर बैठी है कि उनको किसे वोट देना और किसे वोट नहीं देना, और जनता इसमें लालच में नहीं आती। हालांकि ये जो 48 घंटे का साइलेंट पीरियड होता है, जैसा कि कल शाम 6 बजे के बाद से शुरू हो गया था, तो ये साइलेंट पीरियड होता है। इसमें प्रत्याशी और उनके जो कार्यकर्ता है वो डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, बिना किसी शोर शराबे के लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन एक सभा करना या इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। एक डोर टू डोर का कुछ असर जरूर होता होगा कि एक रिक्वेस्ट की जा सकती हो, एक मान मनोहल किया जा सकता हो जो रूठे हुए मतदाता हैं, लेकिन उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज जनता पढ़ी लिखी जनता है, बहुत समझदार है, और वो ये देखती है कि किसने उनको विकास का क्या काम करके दिया है, कितना विकास उनके क्षेत्र में किया है। तो उसको लेके जनता पहले से माइंडसेट अपना करके बैठती है, और उस माइंड को बदलना मुझे नहीं लगता है कोई भी लालच जो है आम जनता के इस माइंड को बदल सकता है, क्योंकि जनता ने जो सोच लिया कि किसे सत्ता पर बैठाना है और किसे सत्ता से उतारना है, तो वो उसी के हिसाब से काम करती है। तो ये किसी लालच में जनता नहीं आती है, और अपना काम करती है कि किस तरह से अब देखने वाली बात होगी कि कल वोटिंग किसके पक्ष में होती है और 8 तारीख को नतीजे कैसे आते हैं। सर, बीजेपी जानती है कि इस समय उसको हार का आईना देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतना पैसा खर्च करने का मतलब क्या है? क्या दिखाना चाहती है, या फिर क्या जनता में अपनी इमेज छोड़ना चाह रही है? इस पर थोड़ा नजर डालें आप। देखिए रोमा जी, आज मैं सुबह कुछ अखबार पढ़ रहा था, उनकी जो हेडिंग से वो पढ़ रहा था, तो एक बड़े अखबार के अंदर ये लिखा हुआ था कि दाना और पानी, इस तरह के वर्डों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है जनता को लालच देने के लिए। दाना मतलब गुड्स, और कुछ भी हो सकता है, पानी मतलब वाइन हो सकती है। मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन करना पड़ रहा है, क्योंकि उस अखबार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। और 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में ऐसी हैं जहां पर ये बताया जा रहा है उस अखबार के माध्यम से कि 10 करोड़ रुपए एक 24 घंटे के अंदर वहां पर पुलिस ने जब्त किए हैं। मतलब इतना कैश फ्लो वहां पर चल रहा था। शराब की दुकानों पर लाइनें लगी हुई थी, और एक नया ट्रेंड, जैसे आपने हवाला कारोबार के बारे में जरूर सुना होगा, आप सीनियर जर्नलिस्ट है तो, कि एक नोट का हिस्सा लेके आप ठेके पे जाइए और उसको मिलान करके आपको जितना अलॉट हुआ है उतनी मिल जाएगी। तो जिस अखबार ने छापा वो एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा अखबार है, तो उसकी रिपोर्ट पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का सिनेरियो इस इलेक्शन में चला है। हालांकि चुनाव आयोग की निगाह लगातार इस पर है। चुनाव आयोग ने लगभग 97 लाख से ज्यादा की शराब जब्त भी की है, और बहुत जगह छापेमारी की है, लेकिन राजनीति एक ऐसा खेल है कि इसमें किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल के इन चीजों को पहुंचा दिया जाता है जनता के बीच। तो ये एक बड़ा, मैं आज सुबह पढ़कर बड़ा शौक था कि इस तरह की चीजें जनता के बीच चल रही हैं, और ऐसा हमने पहले भी था, लेकिन इस इलेक्शन में जिस तरह से, खासतौर पर मैं जहां बैठा हूँ गुड़गांव विधानसभा में, यहाँ पर इतना जबरदस्त इसका प्रचलन जो चला है कि खबरें यहाँ तक है कुछ प्रत्याशी वोट तक खरीद रहे हैं।
तो ये एक बड़ा लोकतंत्र के लिए गलत मैसेज है और ऐसा ना तो प्रत्याशियों को करना चाहिए और ना ही जनता को करना चाहिए। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह अलर्ट मोड पे है, निगाह रखे हुए, जगह जगह नाके लगाए हुए हैं, छापेमारी हो रही है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम तो राजनीतिक दलों को भी ये कहेंगे कि इस तरह की हरकत ना करके, जो जनता के मन की बात है, लेकिन जनता, मुझे नहीं लगता कि इनके लालच में आकर भी इनको वोट देगी। जनता ने अपना जो माइंड सेट कर लिया, जनता उसी हिसाब से वोट करेगी। लेकिन हाँ, ये चीजें अगर एक परिपाटी पड़ जाती है इन चीजों की, तो भविष्य में लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकती है। और प्रशासन को, चुनाव आयोग को इस पर सख्ती दिखानी चाहिए कि जो लोग पकड़े गए हैं इन चीजों के साथ या जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है, उनको जड़ तक जाकर उसकी जांच कर असली दोषी तक पहुंचने का काम चुनाव आयोग को और प्रशासन को करना चाहिए, ताकि ये एक भविष्य की परिपाटी ना बन जाए और हमारा जो एक लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, तो उसका जो ढांचा है वो बिगड़ने ना पाए और पहले की तरह हम शान से कह सके कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं। 3-4 दिनों में सीटों के कितने फेरबदल हुए हैं? आप कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिलती हैं, इसके बारे में बताएं आप। देखिए रोमा जी, अभी इस चीज का अंदाजा लगाना मुश्किल है। कल 5 बजे से पहले इस चीज का हम खुलासा भी नहीं कर सकते, जैसा कि चुनाव आयोग की रोक है इस चीज पर कि अभी कोई भी एग्जिट पोल या इस तरह की चीजें हम ना करें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है, भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है और पुरजोर कोशिश जरूर है भारतीय जनता पार्टी की कि वो दोबारा से फाइट में आए। लेकिन जो आज तक का इस समय का जो एक ग्राफ कहता है, उसमें कहीं ना कहीं पीछे चल रही है भाजपा। जो कल भाजपा को एक जो बड़ा झटका लगा है अशोक तंवर का, उससे कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें जरूर भाजपा के बड़े नेताओं के चेहरों पर होंगी। और जो एक महत्वपूर्ण सीट और है रोमा जी, हरियाणा में अटेली मंडी। अटेली मंडी में जो अहिरवाल के राजा कहे जाते हैं राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा में अच्छी पकड़ है उनकी और दक्षिण हरियाणा उनका गढ़ माना जाता है। उनकी सुपुत्री आरती राव वहां से इलेक्शन लड़ रही है विधानसभा का। लेकिन कल रात अचानक से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे सुनील यादव, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे, उन्होंने अचानक आम आदमी पार्टी छोड़ के अनीता यादव, जो कि वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनको समर्थन दे दिया। तो इस तरह की घटनाएं ये जो कल में हुई है कांग्रेस के पक्ष में, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि जो राहुल गांधी का हरियाणा दौरा है वो बेकार नहीं गया और उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट खास तौर पे कांग्रेस को जरूर मिलने वाला है और भाजपा को इन दो बड़े चीजों से नुकसान जरूर होने वाला है। क्योंकि पहले से ही भाजपा बागियों से परेशान थी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अचानक से एक बड़ा चेहरा जो लोकसभा में उनका उम्मीदवार भी था, उसका पार्टी छोड़ के रातों रात चले जाना, उसके अलावा जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे उनका कांग्रेस में रातों रात चले जाना, तो ये एक रात पहले का जो खेल हुआ है ये कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ने वाला है। और इसका बेनिफिट कांग्रेस को तो 100% मिलने ही वाला है सर। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर जुड़ते हैं और देखते हैं क्या माहौल रहा कल हरियाणा का। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।